नमस्कार। सवाल तो बनता में है। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। सभी दल इस वक्त खुद को जनता के सबसे ज्यादा करीब बता रहे हैं। साथ ही जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, जो कि यूपी में हर बार होता है। इस वक्त सभी की निगाह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच बताया जा रहा है। लेकिन यूपी में 2022 में लगातार बदलते हुए समीकरण में अब पश्चिम यूपी में मायावती का जातीय गणित अहम होने जा रहा है। दरअसल शुरुआती 2 चरणों की सीटों पर बीजेपी एसपी गठबंधन और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के ही उम्मीदवार हैं। इन 26 सीटों को जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर बसपा समीकरण बिगाड़ रही, जबकि 6 सीटों पर सीधी टक्कर होगी। वहीं 4 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी बसपा। इन सीटों में कुछ सीटों के नाम हैं, अगर आप देखें और समझें। आगरा ग्रामीण, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, मीरापुर, मुरादपुर के अलावा और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी परंपरागत तौर पर काफी मजबूत रही है। इन सभी सीटों पर उनके कोर वोटर हैं। इन विधानसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी को पश्चिम यूपी से काफी आस है और इसीलिए अखिलेश अब लगातार किसानों पर दांव खेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव पहले और दूसरे चरण में मायावती के वोटरों को अपने पक्ष में ला पाएंगे? बहरहाल तो सवाल बनता में सवाल इसी बात का है कि जो जातीय समीकरण है उस समीकरण को कौन भेद पाएगा या अपने पक्ष में उसको ला पाएगा। अगर हम 2014 के चुनाव को देखें, 2017 के चुनाव को देखें, 19 के चुनाव को देखें तो आप समझिए कि बीजेपी ने बहुत ही तरीके से, सलीके से जातीय समीकरण को एक तरीके का ऐसा घेरेबंदी में रखा कि वो पार्टियां जो कि जाति समीकरण के आधार पर ही सत्ता में आती थी या उनका कद बढ़ता रहा, उन सभी को बड़ा झटका दिया, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर उसके अलावा मायावती की पार्टी बसपा। लेकिन बसपा के वोटर पर इस वक्त सपा की खासतौर पर निगाह है। वो बीजेपी और बसपा दोनों से खींचकर अपने पास से लाना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या वो आएंगे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है कपीश जी आपका। हमाम वहीद है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है वहीद साहब आपका। और कुश अंबेडकर है, नेता बीएसपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है कुश अंबेडकर आपका। कुश अंबेडकर, सवाल आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अच्छी बात है कि बसपा ने अब प्रवक्ताओं को भी भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन समीकरण को कैसे आप लोग बचा पाएंगे? क्योंकि आपको सबसे बड़ा डेंट बीजेपी ने दिया था जब उन्होंने रणनीति बनाई, तो 14 में भी परिणाम मिला, 17 में भी मिला, 19 में भी मिला। इस बार बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी निगाह आपके कोर वोटर पर ही है। नहीं, बिल्कुल आपने जो ये बात बोली, बसपा के प्रवक्ता, बसपा लगातार अपने प्रवक्ताओं को भेजती है और बस आप लोग ही बसपा के काम को नहीं देखते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबको देखते हैं। कुछ भाई हम सबको देखते हैं, हमारी निगाह में सब बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हर एक पार्टी के प्रवक्ता हम सबको समान सम्मान देते हैं और सब पर निगाह रखते हैं। नहीं, आप लोगों का जो चश्मा है उसमें लाल और भगवाई ज्यादा छाया रहता है, नीले को पता नहीं क्यों आप लोग तवज्जो ज्यादा नहीं देते हैं। जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा पिछले 3 महीने के अंदर काम बसपा नेता सत्येंद्र मिश्रा जी ने किया है। उन्होंने 350 जनसभाएं की हैं। उनकी भीड़ आप लोग नहीं दिखाते। सर्वे में भी आप लोग जाएंगे, संभ्रांत एरियो में जाएंगे और शहरों के अंदर जाएंगे, दुकानदारों से पूछेंगे, वो सर्वे दिखा देंगे। दलित बस्तियों तक आप लोग नहीं जा पाते। यदि आप लोग दलित बस्ती में जाते तो आपको पता होता कि भाजपा ने जितना संविधान के ऊपर हमला किया है और दलितों के आरक्षण से जितनी छेड़छाड़ की है, SC ST एक्ट का मामला जो सबसे बड़ा था, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला, हर दलित अब जागरूक हो चुका है। उसे पता है कि भाजपा कहीं ना कहीं दलितों के आरक्षण को, SC ST एक्ट को और संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। इसलिए पूरी तरीके से भाजपा की तरफ जाने का दलितों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात जो आपने सपा की बात की, सपा ने प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ा था। एक दलित इस बात को कैसे भूल सकता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ने वाले
बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के साथ बदतमीजी करके गेस्ट हाउस कांड करने वाले और बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों का नाम रखा गया था उन जिलों के नाम बदलने वाले सबसे दलित हितैषी हो गए और ताजा ताजा नए नेता को भी उसका स्वाद चखने को मिल ही गया है कि अखिलेश यादव कितने दलित हितैषी हैं। तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी एक जातिवादी पार्टी है, भाजपा पूरी तरीके से मनुवादी पार्टी है और ये दोनों पार्टियां ही आप ये समझ लीजिए आरक्षण की दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है। अखिलेश यादव जी को तो जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया जनता के द्वारा और उनका घर जब शुद्धिकरण करवाए गए तब वो बोले कि मुझे तो आज पता चला मैं पिछड़ा जाति से हूँ। तो भैया आपने अब तक क्या पढ़ा था? आप अपने आप को समाजवादी अम्बेडकरवादी कह रहे हो, आपने बाबा साहब को आज तक पढ़ा ही नहीं। आप 40 बसंत पार कर चुके हैं लेकिन आपने अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं। आज पता चल रहा है आपको, आप शुद्ध हो। तो ऐसे लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो समाज समझ रहा है कि सामाजिक ठग है मात्र। ठीक है, लेकिन कुछ भाई एक चीज जो आपने कहा कि हमारा चश्मा उसमें सिर्फ भगवा और लाल दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, उसमें नीला भी दिखाई देता है और 14 में भी दिखा था, 17 में भी दिखा, 19 में भी दिखा। मैं तो सारे रंग देखता था और सबके दावे सुनता था। 300 आप भी जीत रहे थे, 300 वो भी जीत रहे थे, 300 वो भी जीत रहे थे और 300 वो भी जीत रहे थे। तो मैं सोचता था कि 403 ही सीटें हैं या फिर सीटें अब बढ़ के 1000 से पार चली गई हैं। बहरहाल कपिल श्रीवास्तव जवाब देंगे आप। समाजवादी पार्टी जो कि पूरी तरह से जातिवादी पार्टी है, उसको कतई उस समाज के लोग वोट नहीं देंगे, ये कुश अंबेडकर का दावा है। बिल्कुल आपके साथ नहीं जाएंगे। भाई कुश अंबेडकर साहब का दावा ये होना भी चाहिए। हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में लड़ रहे हैं। वो तो बहन मायावती जी ने ही कह दिया था, राज्यसभा के अंदर ही उन्होंने कह दिया था। तो लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं किसने दी थी कि मैं तो चाहता हूं आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। अगर आपको कल्चर ना पता हो तो आप बता दूं कि आपके बीच में मैं नहीं बोला था। अभी अवसर मिलेगा 1 घंटे का, क्या इतना नहीं आप बेबुनियाद बात बोलोगे तो मुझे लगता है आप जब पहली बार बैठोगे। ठीक है कुछ भाई, ठीक है, आपकी नॉलेज का मैं पहली बार नहीं बेबुनियाद कोई नहीं बोलता है, सब तार्किक बातें करते हैं। कुश अंबेडकर आपको सुन रहे थे, सभी मेहमान आपको सुन रहे थे, तो अब आप उनको सुनिए और जो भी काउंटर जवाब होगा तो छोटा जवाब होगा। और एक चीज और याद दिला दूं आपको कुश अंबेडकर, अभी आपने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया था। हम भी कहते थे जब आपकी बहन मायावती जी गई थी ना गठबंधन करने, तो हम कहते थे कि क्या वो कांड वो भूल जाएंगी, तो आप उनके साथ गठबंधन करके वापस लौटे हैं फिर से। बहरहाल कपिल जी कंटिन्यू। अतुल भाई वो तो हमें कहना है, हम इतना आसानी से थोड़ी ना इन्हें छोड़ देंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ अतुल भाई, कि आज लंबी लंबी फेंकने वाले और बात करने वाले, दलितों के हमराही बनने वाले भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बी टीम बनेगी। आखिर बहन मायावती जी ने कहा कि हम राज्यसभा में सपा को हराने के लिए, एमएलसी में सपा को हराने के लिए हम भाजपा की मदद करेंगे। और इनके 3 प्रदेश अध्यक्ष कूद गए, इनके 9 विधायक कूद गए, हाथी खड़े रह गया, महावत कूद गए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। बहन मायावती जी ठंडक में अंदर है कमरे के, मुसलसल 5 साल अंदर रहे। और बहन मायावती जी से जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, हमने नहीं तोड़ा, बहन मायावती जी ने तोड़ा, ये सारे लोग जानते हैं। और बहन मायावती जी ने क्या कहा था कि हम इसलिए गठबंधन तोड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने वोट हमें ट्रांसफर नहीं करे। अरे तेरी की, किससे आप कह रही हो? देश और प्रदेश की जनता के अनुपर है। आप 0 सीट पे थी और 10 हो गई, और हम 5 पे थे, 5 पे हो गए। तो ये कौन सी ABCD आप पढ़ा रहे हो जो जनता नहीं पढ़ पा रही है? 2 गुना 4 ही होता है, ये तो सारे लोग जान रहे हैं। तो बहन मायावती जी ने जब गठबंधन किया था, उस समय प्रेस वार्ता में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से षड्यंत्र किया था हम लोगों को तोड़ने के लिए, उन्होंने सारी वीर गाथा गा दी। अब कुश भाई को गाने की जरूरत नहीं, पब्लिक जानती है, पब्लिक आपको पहचानती है कौन दलित विरोधी है और कौन दलित विरोधी नहीं है। अगर हम दलित विरोधी होते, अगर हमारा गेस्ट कांड का हाउस कांड में हमारा हाथ होता, तो बहन मायावती जी क्या हमारे साथ होती? अरे हमने तो, हमारे ये संस्कार थे कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, हमने बहन मायावती जी का सम्मान किया है और करते रहेंगे। हमारे नेता ने, हमारे नेता की पत्नी ने उन्हें अपना बुआ अगर माना तो स्टेज पर भी पैर छुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिए। आपके कह देने से दलित विरोधी हो जाएगा या चंद्रशेखर के कह देने से हो जाएगा? सीटों पे गठबंधन ना हो जाए तो
दलित विरोधी हो गया। कपीश जी फिर गेस्ट हाउस कांड में किसका हाथ था? आप कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का हाथ होता तो भाई बहन मायावती जी ने तो पहले ही साफ कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, वरना ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां अचानक कैसे पहुंच जाता। ये तो उसके बाद ब्रह्मदत्त को वो भाई मानकर राखी क्यों बांधती रही? अरे भाई वो क्यों बांधती रही है आप उनसे पूछिएगा। नहीं, उनसे क्यों, आपसे भी पूछेंगे ना। और वहां पर कौन था, कौन कौन नेता थे? अतुल भाई सुनिए, वो उन्होंने, बहन जी ने ये तर्क दिया था कि उस वक्त अखिलेश का कोई सीन नहीं था राजनीति में। ये नहीं बोला था कि बीजेपी का षड्यंत्र सिर्फ था। और उसके बाद बहरा छोड़ दीजिए। कपीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि तार्किक तौर पर कुछ अंबेडकर को यह जवाब दीजिए कि अगर आपको लगता है कि वो समाज आपके पास है तो उसकी वजह क्या है? कौन सी वजह है कि वो आपके साथ है? देखिए बहुत सीधी सी बात है। आप देखें गाजियाबाद से गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी के पास सारे तरह के चेहरे हैं, सारे तरह के वो लोग हैं जिनकी पहुंच बहुत अंदर तक है। इनके 3-3 प्रदेश अध्यक्ष चले हैं। ये क्या एक चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे जो कभी दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन न किया हो? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? किस तरीके से ये लोगों को कहेंगे हम आपके केवल एक जाति धर्म में पैदा हो जाने से आप जाति धर्म के थोड़ी ना हो जाते। बाकी लोग भी तो बताएंगे जो 10 पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है उसमें क्या जाति धर्म के लोग नहीं, उसमें तो विविध कलर के हैं। कह रहे थे कि आपको खाली ये केसरिया और लाल दिखाई देता है, कपिल श्रीवास्तव ने ये नीला पहना हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे दिल में तो नीला भी है। अरे नीला तो वहीद भाई भी पहन कर बैठे हैं, खाली कपीश भाई थोड़े ना पहन कर बैठे हैं। हमाम वहीद भी नीला पहन के बैठे हैं और ज्यादा नीला उनका दिख रहा है। उनका वाला तो बिल्कुल एकदम बसपा वाला ही नीला दिख रहा है। ठीक है, ओपी सिंह साहब, सवाल 2 है। लड़ाई सपा और बीजेपी में है, यह दावा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा का कोर वोटर जो है वो आपकी गणित और उनकी गणित बिगाड़ सकता है। कुछ अंबेडकर इसीलिए कह रहे हैं कि मनुवादी पार्टी के पास कोई नहीं जाएगा, आपकी पार्टी मनुवादी पार्टी है। अतुल जी, अभी आप डिबेट चला रहे थे, हमारे बसपा और सपा के साथी बड़ी पुरानी बातें याद करके उस पर बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है उस कथा को, उस कहानी को, और ये कहानी और कथा को भी उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि कब इनका तकरार होता और कब इनका इकरार होता है, ये भी सबको पता है। 2017 में, 2019 में कौन कौन सी पार्टियों ने किस प्रकार से गठबंधन किया और उसका हश्र क्या हुआ, मैं इसके पीछे भी जाना नहीं चाहता। सपा बसपा से लड़ रही है, बसपा सपा की गणित बिगाड़ रही है, ये दोनों जाने और इनका काम जाने। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम की, जहां तक आपने बात किया, जहां पर आपको यह लगता है कि बसपा ने सपा की गणित बिगाड़ दी और कुछ भाजपा की भी बिगाड़ दी। जब सपा और बसपा मिलकर गणित नहीं बिगाड़ पाए, 2019 में नहीं बिगाड़ पाए, 2017 में नहीं बिगाड़ पाए, और पश्चिम में आपने देखा कि कितना भारी बहुमत से जनता ने हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार बनाई। और अतुल जी, आप भी जानते हैं कि देश जब से आजाद हुआ, दलित और मुस्लिम के नाम पर सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति किया है, सियासत किया है, और जाति की राजनीति करने वाले इस चुनाव में भी इस सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अतुल जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के 70 साल बाद और 4 सरकारें सपा की रही, 3 सरकारें बसपा की रही। ठीक है, दलितों की सरकार में भागीदारी कब हुई? 2017 से 22 में। क्यों? क्योंकि इनको बरगला करके वोट तो सबने लिया दलितों और मुसलमानों से, लेकिन सरकार में इनकी भागीदारी तब हुई जब इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। आप बताइए, गांव देहात का गरीब, मैं बात नहीं करता दलित का, ठीक है, कपिश भाई का जो दलित प्रेम उमड़ा है मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, उमड़ना भी चाहिए। बसपा की थाती है, उसका भी प्रेम उमड़ना चाहिए। लेकिन बहन मायावती बताएं और अखिलेश यादव बताएं कि इनको आवास किसने दिया, इनको शौचालय किसने दिया, इनको मुफ्त में बिजली किसने दिया, इनको स्वास्थ्य बीमा किसने दिया, इनको जनधन योजना में किसने खाता खोला, इनको जो है पेंशन किसने दिया। ये सुना यार, बताना कपिश भाई, अपनी सरकार की उपलब्धि बताना। मेरे भाई, आपकी सरकार की उपलब्धि जो है बताने की जरूरत नहीं है, खूब चर्चा में है।
2022 के चुनाव में कपीस भाई आपकी 12 से 17 की जो उपलब्धि रही है वो बताने की जन जन में गूंज रही है। किस प्रकार से प्रतिदिन दंगा होता था, किस प्रकार से गुंडों और माफियाओं की राज चलता था। कपीस भाई, जब आदमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता था और जहां अंधेरा दिखाई पड़ता था, जान लेता था कि ये उत्तर प्रदेश है। और कोई भी देश का व्यक्ति, कोई भी पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ गुंडा और माफियाओं का था। आप 2012 से 2017 के बीच में भूल गए, जब माफिया मुख्तार अंसारी ने खुली जीप पर, सुनो कपीस भाई, खुली जीप पर दंगा कराया मऊ में। अरे भाई, और वो दिन भूल गए जब आतंकवादियों का मुकदमा हाई कोर्ट का वापस ले रहे थे सरकार बनने के बाद, और हाई कोर्ट की। ठीक है सिंह साहब, ओपी सिंह साहब, देखिए कपीश श्रीवास्तव कह रहे हैं आप कहां से कहां चले गए। कपीश भाई ये वहां चले गए जैसे आप लोग चले गए थे गेस्ट हाउस कांड पर, उसके बारे में सफाई देने लगे थे। लेकिन हमाद वहीद, सवाल इस बात का है कि बसपा का कोर वोटर किसके साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ कौन जाएगा, क्या रणनीति है उस बेल्ट के लिए जिस पर हम खासतौर पर फोकस करके चर्चा कर रहे हैं, जहां पर वो बहुत इंटैक्ट माने जाते हैं, और वहां से अगर वो छिटके भी तो बीजेपी के साथ गए थे पिछले चुनाव में, आपके पास नहीं आए थे। बिल्कुल अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कब से मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जाति और धर्म की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी जाति, धर्म, रंग, नस्ल में यकीन नहीं रखती। हम गांधी के भारत में विश्वास रखते हैं, अम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास रखते हैं, और सबके साथ एकता और अखंडता का जो भारत है उसको सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। जहां तक दलितों की बात है, तो 2017 ही से अगर हम बात करें तो 2017 के बाद से लगातार जो दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उन पर दुष्कर्म हुआ, लगातार उनको प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ लड़ने का और दलित बेटियों को न्याय दिलाने का कोई काम किया है तो श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे 18,000 कार्यकर्ता लगातार जी राजस्थान में किया है। बिल्कुल, राजस्थान पे अभी हमारी प्रियंका गांधी जी ने फीडबैक लिया। और जो बार बार राजस्थान की बात हो रही है, भाई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार में, अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है वो वहां पे आंदोलन करे। सवाल आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि दलित बेटियों के नाम पे राजनीति करके सत्ता ले ले और उसके बाद उनको बलात्कारियों के हवाले कर दे। शर्म कीजिए स्टेटमेंट देते हुए, आपको शर्म आनी चाहिए स्टेटमेंट देते हुए। महोदय सुन लीजिए, पहले हमें बोलने दलित बेटियों के साथ राजस्थान में बलात्कार हो रहा है और आप यहाँ बैठ कह रहे हो कि ये विपक्ष का काम है। हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी क्या काम कर रही है? और हमारे पेट में लाठियां मारने का काम कर रही है आपकी सरकार। मैं खुद हफ्ते पहले वहां आंदोलन करके आया हूँ, हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं वहां पे। आपका नंबर आएगा, आप दलित की बेटी, दौलत की बेटी बन नहीं, हमाम भाई कुछ अम्बेडकर का ये तर्क है ना कि प्रियंका गांधी काश वहां के लिए भी कुछ बोलती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई प्रदेश की पार्टी नहीं है, उनका ये तर्क है। बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। आप यूपी में तो अगर कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो राजस्थान में भी वो लड़ाई दिखनी चाहिए, जबकि आप सत्ता में हैं। मोटा रकम लेके, मोटा पैसा लेके जो टिकट को फरोख्त करती है वो बेटी नहीं समझ पाएगी। वो दलित की बेटी, दौलत की बेटी बन चुकी है, वो क्यों नहीं घर से निकल रही है? और ये लोग भाई हम लोग हैं लड़ने के लिए। बहन जी को निकलने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे नहीं पूछा सोनिया गांधी कहाँ पे हैं, मैंने नहीं पूछा सोनिया गांधी कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं निकल रही सोनिया गांधी? आप बताइए ना, सोनिया गांधी क्यों नहीं निकल रही? ठीक है, कुछ हमको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात बोलिएगा। ठीक है, वहीद साहब बोलिए। हाँ भाई बोलिए। कुछ अम्बेडकर प्लीज, गुजारिश कर रहा हूं मैं, कुछ अम्बेडकर अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आऊंगा आपको सबको समय दूंगा। हमाम भाई कंप्लीट करिए। अतुल जी, ये दलित समाज से हो के ये समझते हैं कि दलित इनकी जागीर है। दलित का वोट किसी की जागीर नहीं है। अगर हम किस दलितों के लिए लड़ने जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो हम नाटक करने जा रहे हैं। और एहसान मत जताइए ना उसका, तो उसका एहसान मत जताइए आप। मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, आप बैठ के एहसान जता रहे हैं आप। मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ। मैंने पूछा है कि बहन जी कहाँ थी, आपने ये बताया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई मत लड़िए। आप एहसान जताना है तो मत लड़िए लड़ाई। और बाकी दलित आपकी पार्टी में भी हैं, आपकी पार्टी में भी दलित है, उनकी भी चिंता कर लीजिए। जहाँ दलितों पे अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहां लड़ेगा। न्याय दिलाने के लिए हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। राजस्थान
राजस्थान में ये नहीं बोलेंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं किया राजस्थान पे होगा हमारी पार्टी का सरकार ने रहने काम को। किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरीके से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये फर्क है कि राजस्थान में दुष्कर्म होता है, कार्रवाई होती है, सरकारी अधिकारी जैसे उत्तर प्रदेश में दोषियों को बचाने में लग जाते हैं, सबूत मिटाने में अलवर लग के जाते केस हैं। में पता है क्या है, पुलिस ने कहा है रेप नहीं हुआ, पता है आपको? अलवर के केस में आपको पता है पुलिस का स्टेटमेंट क्या था? बहरहाल हमाम भाई देखिए सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। अगर कुछ अंबेडकर ये तर्क दे रहे हैं और तथ्यों के साथ दे रहे हैं, अलवर में जो वाकई घटना हुई है उस पर जो इस वक्त तक हुआ है वो अपने आप में शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी कोई प्रदेश की पार्टी नहीं है। प्रियंका चुनाव अगर यूपी में लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लड़ाने की तैयारी कर रही हैं, प्रभारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी एक बड़े नेता के तौर पर यह भी है कि वो वहां के लिए भी कुछ बोले। और अगर दलितों को वाकई इतना ही लाभ मिला होता ना हमाम भाई, तो कांग्रेस पार्टी से हटकर ये पार्टियां पनप नहीं पाती, न सपा बन पाती न बसपा बन पाती, क्योंकि आप ही आप थे पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत सर्वभला आप लोगों ने कर दिया, शायद इसी वजह से पार्टियां बनी और ये नेता बनकर उभरे, कांशीराम को आंदोलन चलाना पड़ा। बहरहाल कुछ अंबेडकर अब यहां पर सबसे अहम चीज ये है जो कि तार्किक तौर पर है। आप ये कहते हैं कि मनुवादियों के पास कोई नहीं जाएगा, आप ये कहते हैं कि समाजवादियों के पास नहीं जाएगा, जो धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं उनके पास नहीं जाएगा, कांग्रेस के पास कोई नहीं जाएगा, आपके पास भी क्यों आएगा? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपकी नेता उस तरीके से सक्रिय नहीं है, आपके उस गणित को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, वो सत्ता में आए, आपकी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों की गणित को बीजेपी ने तोड़ा, तो वो सत्ता में लगातार आ रहे हैं। नई रणनीति आपकी क्या है? सिर्फ ये कहकर कि नहीं हमारी पार्टी दलितों की पार्टी, हमारी नेता दलितों की नेता है, इसलिए सारे दलित हमको वोट दे। क्यों आखिर दे? क्यों ओपी सिंह साहब ये ना कहें कि हमारी सरकार में उनको शौचालय मिला, कुछ लाभ मिला? क्यों आखिर यहां पर कपिल श्रीवास्तव ये ना कहें कि हमारे नेता पर उनका भरोसा है, क्योंकि आपने गठबंधन तोड़ दिया था। एक अच्छा इंटैक्ट गठबंधन अगर आप लगातार बनाए रखते तो कम से कम जनता को एक विकल्प मिलता, लेकिन जैसे ही सत्ता नहीं मिली आपने गठबंधन तोड़ दिया। इसमें मेरा साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के जो नेता बता रहे हैं उन्होंने शौचालय दिया, तो उन्हें याद रखना चाहिए उन्होंने हाथरस भी दिया, उन्होंने आजमगढ़ भी दिया। इतने दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुए, मेरठ के अंदर वाल्मीकि समाज के लड़के को जिंदा मार दिया गया पूरी तरीके से, ये चीज सारी समझ नहीं किया। और सपा के साथी ने जो बोला कि आप 10 तक आ गए, भाई मेन बात यह है कि बहन जी ने जब अलायंस तोड़ा तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपका यादव कितने प्रतिशत वोट हमें मिला? यादव वोट नहीं मिला था बसपा को। और बहन जी ने यह भी साथ में जोड़ा कि मैंने गेस्ट हाउस काउंट को भुलाते हुए आप लोगों के साथ अलायंस किया था, इसलिए तथ्यात्मक रूप से चीजों को सही रखना चाहिए इनको। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, मान्यवर साहब कांसीराम का। उन्हें पता ही आपका घर है, उन्हें यह पता ही आपका घर है। इस वजह से अभी भी जो आपने कहा आपकी रणनीति क्या है, इस वक्त आपके घर में फ्रिज पुराना हो जाए, वॉशिंग मशीन पुराना हो जाए, तो आप इंतजार करते हो कोई बाहर से आवाज लगाता हुआ मिले आपको कि पुराना सामान बेच लो। अब भाजपा का पुराना सामान सपा पे जा रहा है, सपा का पुराना सामान भाजपा पे जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना सामान है, बढ़िया सामान है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने देखेंगे। सवाल ये है कि सामान है भी कि नहीं है। एक होता है पुराना कम से कम है तो। मैं एक ये तथ्य ठीक करवा देता हूँ, यदि बसपा के पास अपना सामान ना होता ना तो बसपा 250 टिकटें अभी घोषित कर चुकी है, कोई दूसरी पार्टी अब तक नहीं कर पाई है। दूसरी पार्टी अभी बार्गेनिंग में लगे हुए, हमारे यहाँ हम 250 टिकटें घोषित कर चुके तैयार नहीं हो रहा है। हम 250 सीट्स, आपने भी अभी बहन जी के जन्मदिन के ऊपर देखो, बहन जी ने खुद ऑफिशियल ट्वीट किया है, हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। जिनके पास अपना खुद का सामान नहीं है वो बाहर से ला रहे हैं अपने कैंडिडेट खरीद तो ये रेट क्या चल रहा है? भाजपा वाले से, भाजपा सपा वाले से ला रहा है। कांग्रेस के इमरान मसूद को निकाल दिया गया है, वो बेचारा कभी सपा पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है कि कोई तो टिकट दे दे। तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो सामाजिक गणित बनाते हुए, कुछ भाई हमाम वहीद कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ वहीद साहब, वही पूछ रहा हूँ, टिकट का रेट क्या चल रहा है आजकल? आप आवेदन कीजिए, उसके बाद देखते हैं आपको। ऐसे बैठ के यहाँ आरोप लगा देना है? आप लोगों ने कांग्रेस के साथ कोई आरोप लगाइए,
आपने एक चीज वही देखी होगी, तथ्यों के साथ कोई आरोप लगाइए, कुछ अम्बेडकर ने इमरान स्वीकार कर दिया। मसूद खुद ये बोलकर इनकी पार्टी छोड़कर गया है कि जो कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, इनके कोई फ्री पे भी टिकट पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जहाँ गए वहां सम्मान मिल गया है ना। वो कपिल तो सपा के साथ ही बता श्रीवास्तव पाएंगे कि कपिल श्रीवास्तव कितना जवाब सम्मान लोगों ने दिया दीजिए। है, सवाल इस कितना बात नहीं का दिया है कि आप जो नए समीकरण बनाकर उतरे हैं मैदान में, छोटे छोटे दलों को ले आए, तमाम लोगों को ले आए, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कुछ अम्बेडकर कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले भी छलावा किया उस समाज से, गठबंधन तोड़कर। आप कहते हैं कि बहन जी ने तोड़ा, वो कहते हैं कि आपने तोड़ा। नहीं, हमने तोड़ा, हम स्वीकार करते हैं, हमने तोड़ा। वो तो सही सच्चाई है ही, हमारे पास वो तो सच्चाई है ही, क्योंकि सत्ता में नहीं आप आ पाए तो आपने तोड़ना ही था। यही तो कह रहे थे कपिल श्रीवास्तव। इनके नेता जातिवादी नेता, इनकी ठीक पार्टी है जातिवादी। कपिल श्रीवास्तव, अब यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि पश्चिम यूपी का जो दांव है, आप किसानों के लिए अब इस वक्त संकल्प ले रहे हैं, अन्न संकल्प हो रहा है, लेकिन वो संकल्प कहां है उस समाज के लिए? उस समाज का दर्द है, कुछ अम्बेडकर उसको प्रतिनिधित्व देते हैं तो उनका दर्द है। घटनाएं हैं, वो अलवर तक जा रहे हैं कांग्रेस को घेरते हुए, तो आपको भी घेर रहे हैं कि आपके दौर में भी वही कुछ हुआ था। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि इनका दर्द है, क्योंकि अगर इनका दर्द होता तो मनुवादी पार्टी के राज्यसभा में जाके नहीं खड़ा हो जाते, ना एमएलसी में खड़े हो जाते। और दूसरी बात, आपको एक बात बता दें कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे बार बार, मैं बार बार एक बात पूछ रहा हूं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप ये कौन सी गणित लगाए कि आप 0 से 10 पहुंच गए और आप कहते हो कि हमने हमारा वोट आपको ट्रांसफर ही नहीं हुआ। यहां तक कि टिकट में वरीयता दिया जहां, अरे भाई सुनो एक मिनट, आप अपने समय बोलना। जब बहन मायावती जी ने जिन जगहों पर टिकट मांगा कि हम यहाँ चाहिए, हमें यह चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, सब सपा ने दिया, जहां उन्होंने मांगा, और हमने शहरी क्षेत्र लिया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी कंप्रोमाइजेस हमने की थी, और ये दलित समाज देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा है। भाई अगर ऐसा ना होता तो बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैसे इनकी पार्टी छोड़ के हमारे साथ चले आते? कैसे जो है इनके 9 विधायक जो सिटिंग थे वो हमारे साथ चले आते? प्रश्न इनको जवाब देना चाहिए अपने विधायकों, अपने यहां दलितों को इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने मनुवादियों से साठगांठ रच ली या तोता मैना से डर गए, 2 में से एक चीज। और तीसरी चीज, दिल हृदय साफ करके बोलो किस बात। हम आपको इसलिए कह रहे हैं, आप अपने समय बोलना, उंगली नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। मैं आपको ये कह रहा हूं, उंगली नीचे कर लो दोस्त। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप खुद, प्रश्न आप पर उठता है कि जब आपकी पार्टी बार बार बिखर जाती है, टूट जाती है, दूसरे दलों में चली जाती है, तो आप सामान ही बेचोगे हमेशा। और मैं दूसरी चीज भी आपको कह रहा हूं कि आपने परिभाषा भी इसीलिए सामान बेचने की लोकतंत्र में दी। लोकतंत्र में विक्रय नहीं होता, और बावजूद इसके मैं कह रहा हूं, आपको नहीं यकीन होगा, धरातल पर यकीन कर लेना, ना हो तो पूर्वांचल की जमीन से मैं जुड़ा हूं। आप पूर्वांचल में गोरखपुर आ जाओ, आपको दिखा दें कि आपके यहाँ के कोऑर्डिनेटर का क्या हाल है। दौड़ी में लेके टिकट घूम रहे हैं 5 लाख रुपए के साथ कि ले लो, और कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आप ये सोच लीजिए क्या स्थिति में आपने पार्टी को पहुंचा दिया। नहीं, वो आपको कांग्रेस के लोग मैंने ये बात आपसे कह दी, गलती की है मैंने, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं, आत्मा को झकझोरो और आपने आपसे पूछो भैया कि जो दलित समाज के लोग आपको छोड़ करके, पूर्व आपके अध्यक्ष 3 हमारी पार्टी ज्वाइन किए, और आपके 9 विधायक सिटिंग और आपको छोड़ करके चल दिए। बहन जी बाहर नहीं निकली। कुछ अम्बेडकर जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। कपिल भाई का वाजिब सवाल है, उसके बाद में सिंह साहब के पास जाऊं, हम वहीद के पास जाओ। कुछ अम्बेडकर, कपिल श्रीवास्तव का ये कहना है, आप कह रहे हैं कि समान है आपके यहाँ, वो कह रहे हैं कि गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला है। जिन लोगों को ये छोड़ने की बात कह रहे हैं, यदि वो लोग इतने सामाजिक चिंता वाले होते, मिशनरी होते, तो वो भाजपा में ना जाते। वो भाजपा छोड़ के सपा में नहीं मानते, वो भाजपा छोड़ के अब सपा में जा रहे हैं, और सपा से छोड़कर भाजपा में। अब साथी मुझे बोल लेने दीजिए, अब साथी मुझे बोल लेने दीजिए। अब साथी राजभर साहब आपके पूर्व अध्यक्ष, अब साथी हमें बोल लेने दीजिए। जल्दी से कुछ अम्बेडकर, बीजेपी और सपा से तो आपस में जा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ से भी बहुत सारे उनके आ गए सिटिंग आपके,
वो उस पर सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से छोटा जवाब दीजिए, मैं सिंह साहब के पास और दूसरी बात, एक सेकंड, एक चीज मैं पूरा करूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि आप लोग भाजपा से मिले हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देता हूं साफ तौर पे, लाल रंग में आप इनसे देख लीजिएगा, इनका लाल रंग में भगवा आ रहा है, लाल रंग में थोड़ा सा पानी मिला दो तो वो भगवा ही होता है। और मोहन भागवत के साथ वो मैं तो फिर कुछ और समझ गया इसको। अगर आप कह रहे हैं कि लाल में थोड़ा पानी मिला दो तो भगवा हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि भगवा आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ओपी सिंह साहब आ रहे हैं लौटकर? तो इसका साफ तौर पे जो मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की वो मीटिंग थी, वो जो फोटो में जो सबने देखी, वो आपको इशारा ही काफी है क्या हो रहा है देश में। नहीं, मुलाकातें तो होती रहती हैं, बड़े लोग मिलते रहते हैं, मुलाकातों में चर्चाएं भी होती हैं। योगी आदित्यनाथ जी इतनी ओपी सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर बी टीम आपकी कौन है? वो कह रहे हैं कि सपा है, और आप कह रहे हैं कि कोई और है, वो कह रहे हैं कि बीएसपी है। सवाल इस बात का है ना कि ये समीकरण क्या है? अतुल भाई, प्रश्न इस बात का उठता है कि मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं आरएसएस ये कहता रहता है, पता नहीं उससे कितना समझौता ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो कहता है कि भाई देखिए, हम राजनीतिक संगठन नहीं है, एक नालायक पुत्र को पाल रहे हैं। तो नेताजी ने कहा कि भाई लायक पुत्र पाल लो, क्या जरूरत है नालायक पालने की? अखिलेश यादव नहीं, लायक पुत्र का मतलब ये हुआ मायावती जी की पार्टी जो भाजपा के साथ जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, ओपी सिंह साहब आप आइए चर्चा में। हम असल समीकरण क्या है? समाजवादी पार्टी को नुकसान बीएसपी का कोर वोटर पहुंचाएगा, बीजेपी को पहुंचाएगा, या आपकी जो पहले से एक प्लानिंग चल रही थी और अब कुछ ही दिनों के बाद अमित शाह फिर से यूपी को उसी दमखम के साथ पहुंचकर वहां पर जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात करके रणनीति को मजबूत करने की कोशिश में है, ऐसी खबर भी है। तो वही समीकरण आपका रहेगा, या इस बार कुछ बदलाव होगा, या खतरा महसूस हो रहा है किसान से भी और उस समाज से भी? अतुल जी, समय देने के लिए धन्यवाद। आपके 35 मिनट के डिबेट में अब तक मैं 3 मिनट की भागीदारी। चलिए, अब आपको 3 मिनट और दिया सर। एक सेकंड। और जो आपका डिबेट का विषय है, दरअसल ये केवल बसपा और सपा के बीच में होना चाहिए था। आपने कांग्रेस को और भाजपा के गेस्ट को कैसे बुला लिया? नहीं, ओपी सिंह साहब, सत्ता में जो होगा उसकी तो लड़ाई रहती है ना। बीएसपी भी आपसे लड़ रही है, सपा भी आपसे लड़ रही है। हाँ, बिल्कुल लड़ाई रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका डिबेट चला है वो सपा और बसपा के तू मैदे में चला है, और ये चला गेस्ट हाउस कांड। कब तकरार हुआ, कब इकरार हुआ, कब समझौता हुआ, किसने छोड़ा, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा एक साथ मिल करके तीनों लोगों ने जोर आजमाइश कर चुके। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की 56 योजनाएं, उत्तर प्रदेश की 41 योजनाएं, ईमानदारी से 5 साल तक बिना किसी जात, बिना किसी धर्म, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के सारी योजनाओं को चलाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही 2022 में हमारा ट्रम्प कार्ड है। हम उसी को लेकर के लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रवाद को लेकर के चुनाव के मैदान में हैं। हम जो है विकासवाद को लेकर 10 योजना बता दीजिए भैया, 10 योजना बता दीजिए कि कौन सी आपने पहुंचा दी। 10 योजनाओं का नाम बताइए। कपीस भाई, बताने की जरूरत नहीं है। अगर बंदूक वाली पार्टी आपकी योजना हम नहीं बताएंगे, आप बताइए 10 योजना का नाम कि कौन सी पार्टी बंदूक वाली है और कौन सी पार्टी संदूक वाली है। अरे भाई, किसके मुखिया 302 की मुंडी में? कौन सी पार्टी किसके मुखिया 302 की मुंडी में? पार्टी तुष्टिकरण वाली है? किसके डिप्टी मुखिया जो है वो तमाम आपराधिक कौन सी पार्टी आपराधिक घटनाओं में अंजाम दिए हुए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है? किसके? यहाँ अरे सुनो, एडीआर की रिपोर्ट में 114 विधायक। सुन लीजिए कपिल जी, सुन तो लीजिए कपिल जी सुन लीजिए सिंह साहब को सुन लीजिए। तो सुन सको, वरना तुम भी बोल नहीं पाओगे कपिल, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। मर्यादा में रहो। जिस पार्टी के तुम ठोक दोगे, अमर्यादित है, क्यों ठोक दोगे? अरे भैया, सरकार जाने वाली है, कुछ मुख्यमंत्री की भाषा भी ऐसी ही है और उनके प्रवक्ता भी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं। केंद्र में सरकार बना रहे थे कपिल, 6 महीने तक चैनल पर इंडिया न्यूज। अरे हमारे बड़े भाई है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको आजाद किया। गोरखपुर में एक व्यवसायी आ गया था, उसको होटल में मार दिया गया। कैसी कानून में उस पे बताइए, उस पे जवाब दीजिए ना। 6 महीने तक
हम कपिल हम लोग के शर्मा ऊपर के लगातार कहने अत्याचार हो गलत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर जवाब दीजिए ना। अरे यार आप क्या अत्याचार करोगे, आप तो लड़ रहे हो ना। अरे वो आप तो कांग्रेस के ऊपर भी बता लड़ो। दीजिए, उसका हमारी ट्रायल आप नहीं करा शुभकामनाएं पाए। के साथ लड़ो, योगी सरकार कानून चोरी के पहनी साथ थी क्या? लड़ो। लेकिन अतुल जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी जी, सुन लीजिए कपिश भाई सुन लीजिए। अरे अपने बड़े भाई को सुन तो लीजिए, कपिश भाई अपने बड़े भाई को सुन लीजिए। सिंह साहब, ट्विटर खेला, बहन मायावती ने ट्विटर खेला, अखिलेश यादव ने ट्विटर खेला, और भाई बहन ने भी ट्विटर खेला। ये जनता के बीच में नहीं गए। ये अरे आप नहीं ना ट्विटर खेले, ये दिखाई पड़े। आपने जनता के लिए क्या दिया? आप ट्विटर नहीं खेले। आप की सारी सरकारी कंपनियां ही लाभ से चल दिए बेचने के लिए। ये बाबा देश जी की का जनता ने देखा है कि ट्विटर खेलने की जगह देश की सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां कर से लाभ से बेचने के लिए निकल गए, और 45 गुना आपने अदानी की संपत्ति बढ़ाई है। ये भी अच्छा एक मिनट कपिश जी एक मिनट। ओपी सिंह साहब, सवाल मेरा ये है, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी और बसपा में ही ये डिबेट का ज्यादातर हिस्सा गया। क्या यही आपकी रणनीति भी है क्या कि ये आपस में लड़ते रहें और आप धीरे से किनारे से सारे लोगों को निकाल ले जाए? नहीं, ये जो है आपस में लड़ते रहे, हाँ। चाहे आपस में क्षमा मांग करके गलबैया कर ले, इकरार कर ले, करार कर ले। हम तो चाहते हैं कि सभी मिलकर एक साथ आ जाए भाजपा के खिलाफ, इनकी मुराद पूरी हो जाए। क्यों मिल के आते हैं? अरे सभी कांग्रेस, सपा, बसपा, ओबीसी जितने हैं ना, सब आके एक बार अपनी तमन्ना पूरी कर ले। हम अपने केंद्रीय में सिर्फ अहंकार नहीं, काम बोलता है। अरे ये नारा पिछली बार उन्होंने दिया था सिंह साहब, काम बोलता है का नारा पिछली बार उन्होंने दिया था। ट्विटर के अलावा 4.5 साल कहाँ सबसे ज्यादा चरम सीमा पे महंगाई यही बोलता है क्या? इसी को काम कहते हैं। वही हमाम भाई उनका काम बोलता है, किसी का काम पहले बोल चुका है। कुछ अम्बेडकर बहुत सारी आरोप लगा रहे हैं आप पर, अलवर तक वो जा रहे हैं। राजस्थान में भी क्या हालत है उस समाज के, उस किस तरीके का व्यवहार हो रहा, कैसी घटनाएं हो रही और फिर उसके बाद पुलिस का वर्जन क्या है। उन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल कांग्रेस के लिए खुद का है। आपने नया नारा दिया है, आपने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की है, टिकट बंटवारे में उसकी झलक दिख रही है, लेकिन इन सारी चीजों से, तमाम नए प्रयोग से आपको लगता है कि वो सारा भूल कर, क्योंकि आप लंबे समय से प्रदेश में नहीं हैं, अभी भी शायद समाजवादी पार्टी वाली स्थिति आप भले माने ना माने लेकिन जमीन पर नहीं दिख रही। आपने कोशिश की है मजबूत करने की, लगता है कि उसका वोट में भी कोई परिवर्तन दिखाई देगा। क्यों आखिर अंबेडकर, जो कि कुछ अंबेडकर बीएसपी के नेता हैं, वो जो दावा कर रहे या जो अधिकार की बात कर रहे, उस समाज के लोग उन पर विश्वास ना करें? सिंह साहब सरकार में है तो अपने काम गिना रहे, श्रीवास्तव भाई कह रहे हैं कि हमने पहले किया था, ठीक है हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अब मौजूदा दौर में विकल्प हम ही हैं, कांग्रेस कतई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने सबको मौका दिया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला, 2012 में समाजवादी पार्टी को, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के युवा ने रोजगार के लिए वोट दिया, क्योंकि इन्होंने प्रतिवर्ष 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। आज रोजगार के नाम पर इनको युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाठियां मिल रही, और एक दो नहीं, पूरे 17 पेपर इन लोगों ने लीक करा दिए। पारदर्शिता की बात, मुख्यमंत्री हर जनपद में जाते हैं और वहां ऐलान करते हैं, लेकिन एक भी पारदर्शिता के तरीके से इन्होंने परीक्षा नहीं कराई। जहां पे परीक्षा हुई वहां पे नियुक्ति लेटर नहीं मिला। तो आज उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। मैं किसानों की बात करूं, क्राइम की बात, मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्ता प्राप्ति के बाद क्या बोला था कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, और 2016 ही में उत्तर प्रदेश की यूपीएसटीएफ ने 25 संदिग्ध क्रिमिनल जो माफिया है उनकी लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी। एक मुख्तार अंसारी को छोड़कर 24 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब लोग मौज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहरी प्रदेश में भेज दिया गया, वहां पे बैठ के मौज कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी का योगी जी का कहां भेज दिया गया? पंजाब, वहां से तो वापस ले आए। वही तो मैंने बताया, एक केवल अकेले मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई और बाकी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की मिली भगत से उसको पंजाब जाना पड़ा। दूसरी बात,
114 विधायक इनके दोषी हैं, जिन पर संगीन परिस्थितियों में मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी का बुलडोजर उनके ऊपर नहीं था। तो सिलेक्टिव अगर पॉलिटिक्स आप करेंगे तो क्राइम कैसे घटेगा? लगातार अपराध बढ़ रहा है। तमाम वही साहब, अगर सपा, बसपा, बीजेपी सब सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप अपनी कलेक्टिव पॉलिटिक्स का एक उदाहरण तो दीजिए ना, उस पर हम विश्वास तो कर पाए। वो कलेक्टिव पॉलिटिक्स आपने कौन सी की? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सभी जाति सभी धर्म को साथ लेकर जो भी अन्याय करेगा, जिससे जो भी सरकार में रहेगा और उसके खिलाफ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम किए। और लड़ने का काम तो सर सभी कर रहे हैं ना। बीजेपी सत्ता में वो कह रही है हमने सबके लिए योजनाएं चलाई हैं, कोई बांट के नहीं चलाया। समाजवादी पार्टी का भी अपना कुछ ऐसा ही तर्क है कि हम आएंगे तो सबके लिए ही काम करेंगे। कुछ अम्बेडकर कहते हैं कि हम तो पहले से ही सबके लिए काम करते थे, उस समाज को ज्यादा ख्याल में रखते थे। आपका कोई अलग से वर्जन नहीं दिख रहा ना। ये तो सभी दावा कर रहे हैं, जो सेम दावा आप भी कर रहे हैं। कौन ये कहता है कि हम इनके लिए सिर्फ काम करेंगे? सभी ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे हम सबके लिए काम करेंगे। वो किसी जाति और धर्म की बात होती ही नहीं है। लड़ा है, संघर्ष किया है, और हमारा कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्षरत है। और हमारे कार्यकर्ता 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया। तो उस बेस पे हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता देख रही है कि लगातार संघर्ष उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किसने किया, किस पार्टी ने किया, किस नेता ने किया। और हमें आशा है कि आगामी चुनाव में जो परिणाम होगा वो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी मैदान में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ प्रचार में मस्त हैं। प्रचार से सरकार नहीं जीती जा सकती, और लव जिहाद के नाम पर कब तक कितने चुनाव आप जीतेंगे? जनता को, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जाग चुकी है। उसे रोजगार चाहिए, किसानों को सम्मान चाहिए, बहन बेटियों को सम्मान चाहिए, और उनके साथ अन्याय हुआ जहां पे आपके अधिकारी खड़े रहे लगातार दोषियों को बचाने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने का काम कांग्रेस। कुछ अम्बेडकर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ अम्बेडकर? नहीं, इनसे मेरा इनकी मैं बेहतर समझता हूँ। ना इनके पास कार्यकर्ता है और नेता का भी आता पाता नहीं है। वैसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, वैसे हैं कहाँ राहुल गांधी जी आजकल? बहन जी कहाँ है? बहन जी तो अपने घर पे हैं, सबको पता है। वो अभी 3 दिन पहले पीसी की थी, 15 तारीख को उनका जन्मदिन था, सबने धूमधाम से मनाया। बहन जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए थे। वैसे आप बताएं ना, कहाँ है राहुल गांधी जी? हमारे उत्तर आपकी पार्टी के सीनियर नेताओं को भी नहीं पता राहुल गांधी जी कहाँ पर हैं। आपने बंगाल चुनाव में भी निकल लिए थे, डिटेन किया, यूपी चुनाव में भी निकल लिए, डिटेन किया, उन्नाव में किसी पुलिस ने डिटेन किया, उम्बा में किसी पुलिस ने डिटेन किया। आपने देखा आजमगढ़ में महिलाओं पे लाठियां चलाई गई। अब ड्रामा करना है आप लोगों को, तो आपकी नजर में यही ड्रामा है। दौड़ के करते रहोगे आप लोग। जनता जब यदि अच्छा होता और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता, यदि ये चीजें आप लोग राजस्थान में करते, जहां आप लोगों की सरकार है, राजस्थान में आप लोग एक आदर्श पेश करते, वहां पे दलितों को, वंचितों को न्याय देते, अब आप यूपी में बोल पाते। और अभी क्राइम का जो डाटा है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम राजस्थान में होते हैं, उसको भी आप झुठला दोगे क्या? प्रदेश की बात करिए, हम लोग डिबेट जो कर रहे हैं। ये बढ़िया है वहीद भाई। ये तर्क इसलिए खारिज होता है ना, ये तर्क इसलिए खारिज होता है कि कांग्रेस कोई प्रदेश की पार्टी नहीं है भाई। ये मैं बार बार कहता हूँ। आप देश की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं। मुद्दा उठेगा तो फिर तो सारे मुद्दे गिनाए जाएंगे ना। जहां पर आप विपक्ष में हैं, आप वहां पर लड़ाई लड़ेंगे, जहां सत्ता में है वहां पुलिस कार्रवाई तक न करे तो फिर मनसा पर सवाल उठेगा। बहरहाल कुछ अम्बेडकर मैं आपके पास आऊंगा। कुछ अम्बेडकर मैं आपके पास आऊंगा। उसके पहले कपिल जी से एक छोटा सा सवाल। कपिल श्रीवास्तव बहुत छोटा सा एक सवाल। मौजूदा दौर में जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को मजबूत बता रही है, वो कह रही है कि बाकी सभी लोग ट्विटर पर रहे और अब वही लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता है क्या ये तार्किक है? अतुल भाई फिर से पूछ लीजिए इन लोगों की आवाज। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो कह रहे थे कि हमारा सबसे मजबूत दावा है, कांग्रेस का वर्जन ये है, उनके प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर लड़ाई लड़ी है। असल लड़ाई कोरोना काल में भी उन्होंने ही लड़ी है, वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, यूपी का कोना कोना। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है, हमको उनके उस पर नहीं जाना। हम बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमको जनता ने साबित कर दिया कि हम कहां हैं और कौन कहां है। बात इस चीज की अब ये लोग निर्धारित करें कि इनको भाजपा से लड़ना है कि समाजवादी पार्टी से लड़ना है। अगर आपको समाजवादी पार्टी से लड़ना है तो आपको मुबारक को खूब लड़िए, खूब ताल ठोकिए दोनों लोग और भाजपा के साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इस प्रदेश की जनता आपको समुचित समय पे आकलन कर लेगी कौन किसके साथ है और वैसे जवाब दे देगी। क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है कि सिर्फ आ रहे हैं अखिलेश, सिर्फ आ रहे हैं अखिलेश। उसका कारण है हमने 2012 से 2017 के अंदर जो काम डिलीवर करके दिया था उसका फीता ये आज तक काटते रहे। शिलान्यास का शिलान्यास करते रहे, शिलान्यास का उद्घाटन इन्होंने किया। एक सपना ऐसा नहीं था जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने देखा हो जिसको इन्होंने पूरा कर दिया। तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। और ये कहते कि माफिया इनको जो इनकी सरकार बनी, माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश से या ऊपर चले गए। अरे साहब, जिनको आपने ठोका उसमें से 17 ह्यूमन राइट कमीशन ने आपके ऊपर फेक एनकाउंटर के आरोप लगा करके आप पे 28 करोड़ रुपए आपकी शस्ती लगाई है। माफिया कहीं नहीं भागे थे, बस भाजपा ज्वाइन कर ली थी उन सब। अरे आपको नहीं कह रहे भाई। ठीक है ओपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। कुश अंबेडकर से शुरुआत करता हूं। कुश अंबेडकर, फाइनल कमेंट ही आपका। देखिए, सबके अपने दावे होते हैं और जैसा कपीश जी कह रहे हैं कि एक ही नारा चल रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो नारे तो पिछली बार भी चले थे, काम बोलता है, काम बोलता है। नारों से शायद बात उतनी नहीं बन पाती है, या हो सकता है बन भी जाती हो कई बार। लेकिन मौजूदा दौर में आपके लिए चुनौती तो है। चुनौती यह है कि जहां मायावती का उतना सक्रिय ना होना, यह विपक्ष के तरफ से आप पर आरोप लग रहा है, बाकी अन्य दलों से। उसके साथ साथ पिछले चुनावों के परिणाम में आपका जो कोर वोटर था वो आपसे इंटैक्ट नहीं रहा, यह सच्चाई है। वो छिटका, उसका ही नुकसान आपने झेला। इस बार किस वजह से वो भरोसा वो आपको लग रहा है कि दे पाएंगे आप उनको और वो आपके साथ रहेंगे? जल्दी से जवाब। नहीं, इसमें मैं साफ तौर पे एक चीज बोलूंगा आपको कि दलितों का उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा वोट बसपा के ऊपर आता है। इसके ऊपर आप आंकड़ा भी पीछे वाला जो वोट परसेंट हमारा वो उठा सकते हैं। और आने वाले समय में भी जो बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, कैंडिडेट सिलेक्शन का जो काम किया, वो ऐसे इतनी अच्छे से जातीय समीकरण को साधते हुए किया गया है। आप देखेंगे कि अब का जो चुनाव आएगा उसका रिजल्ट जब आएगा तो आप सब इस चीज को मानेंगे कि बहन जी का काम सबसे अच्छा था और बहन जी सरकार बनाएंगी 5वीं बार। कुश अंबेडकर, देखिए, लेकिन एक बात तो है, आज ये बात चर्चा में साबित भी हो गई। जब भी मैं पूछता था और कहता था जाति समीकरण, तो अक्सर इनकार कर दिया था। तो नहीं, हम जाति समीकरण की बात तो करते नहीं। आपने तो कह दिया कि इतना बढ़िया जाति समीकरण के हिसाब से आप लोगों ने बनाया है। हम ब्राह्मणों को साथ जोड़ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को हम साथ जोड़ रहे हैं। छोड़ किसको रहे हैं? हम किसी को नहीं छोड़ रहे, हम सर्वजन की बात करें। सर्वजन जातीय समीकरण बनाया है, सर्व समाज ने ठाना है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, नहीं, ये तो सब चाहते हैं, ये तो सब चाहते हैं। हम आगड़े पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। बसपा के प्रवक्ता चाहते हैं कि बहन जी बने, अखिलेश के लिए चाहेंगे श्रीवास्तव जी, हमाम वही चाहेंगे प्रियंका जी के लिए, और ओपी सिंह साहब चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार रहे, योगी जी बरकरार रहे। बहरहाल, सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका। कुछ जवाब भी आप देना चाह रहे थे उसी में सवाल कि सबने अपनी अपनी बात तो रख ली, लेकिन आप क्या इसी बात पर अडिग हैं कि हमने किया है, इस वजह से सब हमारे साथ हैं? देखिए, दो बातें हैं अतुल जी। एक तो मैंने ये कहा कि हमारा नेतृत्व, हमारा काम, हमने जो विकास किया है हम उसी को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसको बखूबी देख रही है कि हमें मिला क्या और हमें छला किसने। ये जिन जातियों के बल पर इन्होंने, ये अभी बोल रहे थे, जिन जातियों के बल पर इन्होंने सरकार बनाने का काम करने का जो दावा ठोकते हैं, मैं अतुल जी बताना चाहता हूं, आप 10 मार्च के अपने रिकॉर्ड में देखिएगा, वो भ्रम टूट चुका है। वो सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जो आपके चैनल के सर्वे करने जा रहे हैं वो सीधे कह रहे हैं कि भैया हमको तो आवाज भाजपा ने दिया, भैया हमको बिजली उन्होंने दिया, शौचालय उन्होंने दिया, हमको इस संकट की घड़ी में तो ये भी कह रही है कि आजादी भी आपने, राशन हम भी दे रहे। हाँ, कपीस भाई के एक बात से मैं सहमत हूँ कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। ये इतने लोकप्रिय हो चुके हैं इनके अखिलेश जी कि जो प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल बनवाने पर लगाते थे, उस सब पर लिखवा दिया है कि अखिलेश आ रहे हैं। ये इतने लोकप्रिय चुके हैं कि कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल उस पर भी लिखवा डाला है कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अरे देखिए साहब, जनता को बेवकूफ बनाने का समय चला गया। जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बहुत इन लोगों ने अपने बारे में बता रहे हैं, सब अपने बारे में बता रहे हैं। अब जो विकास करेगा
अतुल भाई सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी विशेषता बताते हैं। अब कपिश भाई बड़े भाई आपके हैं तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि अपने बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। से जो वादा किया उसको देश के अंदर पूरा चलिए, किया। वादों पर, आपके काम और आपके वादों पर जनता मुहर लगाएगी। ओपी सिंह साहब, आपका ये कहना है। हमाम वहीद, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। दावे तो है, लेकिन उस दावे में अगर हम देखें तो कितना % आपको लगता है कि यहाँ चांसेस भी है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद आपकी वापसी की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की युवाओं के रोजगार की। बड़े बड़े वादे किए, प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। इसलिए बहन प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली 20 लाख रोजगार के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश का युवा मुहर लगाएगा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता देकर उत्तर प्रदेश में एक नया झंडा बुलंद होगा। पंजाब में दिया है और महाराष्ट्र में दिया है, छत्तीसगढ़ में बताएं। छत्तीसगढ़ में हमने युवाओं को रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी स्कीमें सबसे सफल है। उत्तर प्रदेश में आपने कुछ नहीं किया है। आज युवा परेशान है, ठीक है, चलिए, है। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब आपका, कपिश जी आपका, हमाम वहीद आपका, कुश अम्बेडकर आपका। तो मौजूदा दौर में देखिए, जातीय समीकरण को साधने की कवायद सबने शुरू कर दिया। ये बात चर्चा में कम से कम साबित भी होती दिखी, लेकिन दूसरी तरफ जो दावे हैं, उन दावों में कितना दम है ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि सबने कोशिश की होगी, लेकिन जनता जाएगी किसके साथ। अगर उस समाज की बात करें, उस समीकरण की बात करें, तो कितना मजबूत रहेगा तमाम दलों के लिए, वो चाहे बीएसपी की बात हो या फिर अगर कोई उसमें सेंधमारी कर रहा है तो उसके लिए ये भी चुनाव परिणामों के बाद ही दिखाई देगा। अभी फिलहाल दावे मजबूत हैं। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।